अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। ज़रा बात करेंगे आज पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, और आज प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी बड़ी अहम बात होगी, और वो होगी दुनिया की इकॉनमी और पूरी दुनिया की इकॉनमी इफेक्ट कैसे होने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले चूँकि हमारे अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने पहले 6 माह में 1254 यानी 1254 अरब रुपए का बैरूनी कर्ज लिया, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी रकम है। ISDB पाकिस्तान के लिए 603 मिलियन डॉलर का कर्ज है, जो कि मोटरवे और समाजी मंसूबों पर लगना था, वहाँ भी बड़े मामलात हैं। लेकिन मसला ये है, चारों जानिब से या तिजारत करने वाले लोग, ट्रेडर्स, बिजनेस तबका, वो ये कह रहा है कि बिजली, गैस, पावर टैरिफ्स इतने महंगे हैं और कोई ऐसी पॉलिसी हम नहीं देख रहे सोलर की जिसको मुताबिकत रखते हुए हमारी कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाए और हम दुनिया में जो चीज़ मार्केट करने जाएं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। फिर हम अपना एक्सपोर्ट नंबर और इंपोर्ट नंबर देखें। इंपोर्ट पर जितनी मर्जी पाबंदी लगा दें वो एक्सपोर्ट से ऊपर ही रहता है, और उसकी बहुत सारी रीज़न है और ठीक भी है। चीज़ें लेना भी ज़रूरी है और वो हमारे पास मौजूद नहीं होती। SME सेक्टर, उसके क्या हालात हैं। फिर हमारा सबसे बड़ा मसला FBR, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा कार ज़्यादा शोबों तक बढ़ाएंगे, क्या फ़ायदा हो जाएगा और ये क्या सिस्टम है, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं जी टैक्सेशन पर सारी ज़िंदगी गुजारा नहीं हो सकता और टैक्सेशन की भरमार है, आम आदमी पिसता चला जा रहा है। अच्छा, ये खाली वज़ीर ख़जाना ने तो कहा ही कहा, बड़े बड़े ताजिर, बिजनेसमैन या चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरल हम ले लें या फिर जो शहरी सतह के चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, बड़े बड़े, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये सारे कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़े मसाइल जो हैं वो टैक्सेशन को लेकर हैं, और जितने भारी भरकम टैक्सेस हैं जिसकी वजह से वो बताते हैं सारे। उस दिन आपने सुना भी, पॉलिटिशियंस भी यही बात कर रहे थे इसी शो में कि जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके जाने की बड़ी वजह भारी भरकम टैक्सेशन है। लेकिन हमने उसके पीछे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं खड़ी की जो हमारी अपनी हो, लोकल हो, जिसको हमको मराहत दें, IT हो, बाकी हो। आज ज़रा पहले प्रोडक्शन पर बात करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर बात करेंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, SME सेक्टर और छोटे कारोबारी हजरात क्या सिचुएशन है। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मैशत है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आयमा मेहदी माहिर मैशत है, बहुत शुक्रिया दोनों का। अच्छा, चूँकि पहले कर्ज की बात है, ज़रा नईम साहब मुझे बताएं, ये 1254 अरब रुपए बैरूनी कर्ज है। हमने इससे पहले सर्कुलर डेट को फिक्स करने के लिए कर्ज लिया था, जो कि मैंने आपने अपने बिल से भरना है। आयमा नहीं भरेंगी, वो UK में है, तो मैंने आपने अपने बिल से भरना है। और ये मामलात हम कैसे बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, जबकि हम कह रहे हैं मोटी मोटी चीज़ों में हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कर्ज पे कर्ज ले रही है अपनी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो कर्जा है वो इस काम के लिए तो इस्तेमाल हो नहीं रहा कि इससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। कर्जा जितना लिया जा रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है आप कहीं ना कहीं आपके सर्कुलर डेट्स को पूरा करने के लिए, आपकी डेट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए, आपके नुकसानात का अदाला करने के लिए। तो ये तो हर आप पिछले 1 साल में देखें तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कर्जा जो है वो ले चुकी है, और जो एक्सटर्नल लोन है वो हमारा तकरीबन मेरा ख्याल है $130 बिलियन क्रॉस कर गया है। तो ये बड़ी मुश्किलात है, और इसको लोन को उतारने के लिए भी हम लोन लेते हैं। मज़े की बात यह है कि हम अपने जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोगों से जो पैसे भी लेते हैं, वो पैसा हमारा इस्तेमाल इसी काम के लिए होता है कि हम कहीं ना कहीं उसकी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को तवज्जो नहीं देते, जब तक अपनी हम जो ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं करते, जब तक हम वो बैलेंस क्रिएट नहीं करते, जब तक गवर्नमेंट ये कोशिश नहीं करती कि हम अपने होम्स को इन ऑर्डर कैसे करेंगे, हम किस तरीके से जो मामलात को सेटल करेंगे, किस तरह से अपने अखराजात को कम करेंगे, और किस तरह हम जो कंस्ट्रक्टिव साइड पे जो इकॉनमी है उसको लेके जाएंगे, बजाय इसके कि हम एक डिप्रेसिंग जो एक देखिए इकॉनमी हम कहते हैं बहुत बेहतर हो रही है। ये बेहतर इस तरह नहीं होती कि आपने बहुत गाड़ियाँ खरीद ली हैं, आपके मुल्क में गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं, आपका स्टैंडर्ड देखा जाता है कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरी है। आज आप तकरीबन 370 to 400 बिलियन की GDP पे खड़े हैं, लेकिन 25 करोड़ की आबादी है। आपकी पर कैपिटा इनकम हर साल किसी न किसी तरीके से कम हो जाती है। तो आप कहते हैं कि हम 3.4% से ग्रोथ हमारी होगी, और 2.6% जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी ग्रोथ तो कम, आपकी जो GDP ग्रोथ है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। और इसके ऊपर बड़ा सीरियस ये पॉइंट है, और आने वाले वक्तों में
में जो जिस तरह टैक्सेशन के हालात हैं, जिस तरह आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, गैस की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर आप लेवी लगाने की बात करें, अगले बजट में आप जो है शायद गाड़ियों जो हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो इनकम कहाँ से होगी? अच्छा, मुझे अब आपने ये जो हाइब्रिड गाड़ियों का भी जिक्र कर दिया, एक तो हम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ जाना चाहते हैं, पहले हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी की तरफ जाना चाहते थे, ऊपर से हम हाइब्रिड गाड़ियों को प्रमोट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट नहीं करेंगे, उनकी कीमतें नहीं। पाकिस्तान की अपनी बनाई गाड़ी 15 लाख 13 लाख की है और बहुत छोटी है, जिसमें 2 बंदे घुस जाएं तो वो गाड़ी ख़त्म हो जाती है। ऐसे गाड़ियां आम घरों में यूज़ नहीं होती। बड़ा फैक्चुअल बात है, पाकिस्तान के बिल्कुल डिफरेंट नॉर्म्स और ट्रेडिशन है। यहाँ पर लोगों को गाड़ी कम से कम 5 लोगों के लिए चाहिए होती है या 4 लोगों के लिए, ताकि एक फैमिली उसमें ट्रैवल कर सके। फिर हम कहते हैं जी हमने बिजली की बचत भी करनी है, दूसरी तरफ हम कहते हैं जी हमने ऑयल से बचना है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों पर हम टैक्सेशन लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे, वो महंगी हो जाएंगी। ये जो कर्जा है सर, मैं यही सारी चीज़ों को लेकर आयमा पिछले साल की निस्बत यानी गुज़िश्ता साल की निस्बत 29% ज़्यादा कर्जा हमने लिया है। गवर्नमेंट ये कह रही है मिला है या उनके लिए ये बड़ी विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन हमने लिया यानी 280 अरब रुपए हमने पिछले साल की निस्बत ज़्यादा लिए हैं। और ठीक कह रहे हैं नईम साहब, कर्जा लेंगे भी और कर्जा लेकर कर्जा उतारेंगे, ये इफेक्टिव रूल नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हेलो। जी जी आयमा बोलिएगा। हाँ जी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जिस तरह के हम न्यूज़ में भी अक्सर यही आता रहता है, सर्कुलर डेट। सो व्हाट इज द सर्कुलरिटी ऑफ डेट? सर्कुलरिटी ऑफ डेट बेसिकली मीन्स यूर टेकिंग मोर डेट टू पे योर आउटस्टैंडिंग डेट, कि जो आपका कर्जा है उसको आप पे ऑफ करने के लिए कहीं और से कर्जा ले लें। और ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अगर आप पर्सनल लेवल पे भी देखें, बिजनेस लेवल पे और फिर कंट्री लेवल पे भी देखें, तो ये आम आदमी के लिए मैं समझाने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि जितने कर्जे लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी कर्जे को पे ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह बिल्कुल नईम साहब ने कहा कि कोई उसका कोई यूज़ नहीं है। ये नहीं हो रहा कि हम कर्जा ले रहे हैं कि हम जो है कोई डेटा सेंटर लगाएं। हम कर्जा ले रहे हैं क्योंकि हम कोई बहुत एडवांस आईटी सिस्टम बनाएं या सिक्योरिटी सिस्टम बनाएं या सैटेलाइट बनाएं, और हम दुनिया में ये, क्योंकि आजकल की दुनिया तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रही है और यही फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर ऑफ द मार्केट, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ है। हम इन चीज़ों के लिए कर्जा नहीं ले रहे। बेसिक इशू इज, जो कि पिछले 4-5 महीने इन द लास्ट 3-4 मंथ्स ऑफ 2025 बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आके ये बहुत चर्चा हुआ कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारा खसारा भी कम हो रहा है, एक्सेट्रा। और मैं तब भी एक्सप्लेन करती थी कि देखिए हमारा खसारा कम किस तरह हो रहा है। हमने बहुत सख्त किस्म की फिस्कल टाइटनेस की सैलरी क्लास लोगों के ऊपर, ताकि हम टैक्स वसूल करें और हम शो करें कि जी हमारे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। हमने रियल साइड पे तो हमारी कोई एक्सपेंशन हुई ही नहीं कि हम या तो हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हो या हमने कोई ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टैप इन की हो। फॉर एग्जांपल, जब टैरिफ्स लग रहे थे इंडिया के ऊपर, तो हम फ़ौरन टैप इन करते कि भाई हम आपको आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में तो हुनर की या टैलेंट की कमी है ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। हमने इनको कोई सिक्योरिटी सिस्टम फराहम नहीं किया यूएस को। हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम मिस करते रहे बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट। और हमारी जब आईएमएफ हमें कर्जे दे रहा था तो उन्होंने कहा हम अपनी गवर्नमेंट का साइज छोटा करें। मुझे कोई भी हाईलाइट करके बताए कि हमारी गवर्नमेंट का साइज कैसे छोटा हुआ और हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे कम हुई। हमने दोनों चीज़ों में हम फेल हुए। हमने रिक्रूटिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, ठीक है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट है, इट्स फाइन कि आप उसको यूज़ कर लें अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। अगर हम उसको कर लेते, चलें जी, एक चीज़ हमारे हाथ से जाती, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाता फॉर द फ्यूचर जनरेशंस के। हमने बिल्कुल फ्रॉम द रूट पॉइंट हमने एक कर्जा ख़त्म कर दिया, वो नहीं हुआ। हमने कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए। अब राइट नाउ वी आर ऑन अ वेरी फ्रेजाइल कंडीशन। देखें, ये सब लोग कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिकली वर्ल्ड इन्फ्लेशन कम होगी। एक तो ये कि कोविड के बाद एक हाई पाई थी इन्फ्लेशन की, उसके बाद बहुत सारी मॉनेटरी ईजिंग हुई थी वर्ल्ड वाइड के जी इंटरेस्ट रेट्स कम गए तो कर्जे लोग लें ताकि हम इकोनॉमी को रिवाइव करें। उससे इन्फ्लेशन में थोड़ा सा हाइक आया था। अब कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है ग्लोबली कम होगी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड ग्रीनलैंड, व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, इमिग्रेशन लॉज, प्रेशियस मेटल्स एक्सेट्रा। अगर वो हो भी गया तो पाकिस्तान का मसला ये, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल कमोडिटीज एंड कमोडिटी मार्केट्स आर एक्सट्रीमली फ्रैजाइल राइट नाउ। उनकी कीमतों का आपको पता ही नहीं है। हमारा बहुत ज़्यादा
डिपेंडेंसी है इकोनॉमी की कमोडिटीज़ पे और हम उनको इंपोर्ट करते हैं, ईरान वॉर है, यूक्रेन वॉर है एक्सेट्रा, तो हम हमारे लिए तो हर चीज़ महंगी होती जाएगी। द सेकेंड थिंग इज़ लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स दैट वी बिल्ट हमारे स्टेट बैंक में वो वहाँ से बिल्ट हुए थे कि हमारे पास बहुत सारे रेमिटेंसेस आ रहे थे। अब वो रेमिटेंसेस कब तक आएंगे, उनका भी एक प्लेटो हो जाएगा, यही फिर मैं हमारा असल में रुपीज डॉक्टर आयमा जो दो चीज़ों का आप दो हजरात जिक्र, एक टैक्सेशन, दूसरा रेमिटेंसेस, क्या ये हम अपने कोई इसको रेवेन्यू समझें नईम साहब? ये क्या जो आप दो हजरात जिक्र, अभी उसने रेमिटेंसेस का भी आयमा ने बड़ा अच्छा जिक्र किया है, डॉक्टर आयमा के मुताबिक कि रेमिटेंसेस आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर, लेकिन रेमिटेंसेस आपकी ऐसी अमाउंट ज़रूर है जो पार्क हो सकती है थोड़ी देर के लिए, फिर उसने जाना है आगे मार्केट में फ्लो करना है, जिनकी है वो लेंगे, और जिस चीज़ के लिए भेजी गई है उनको आप उसको कम से कम हमारा खजाना नहीं साबित कर सकते। देखिए ये जो रेमिटेंसेस आ रही है ना, ये तो कंजम्पशन है ना, जैसे आपने कहा ये तो बहुत सारे मार्केट में लोग यूज हो अपने जाएगा। अपने मार्केट में यूज़ हो जाएगी। अब सिचुएशन ये है कि आप एक तरफ की इनकम को पोर्ट्रेट करें कि हमारी बहुत हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बेहतर हो रही है, लेकिन देखी जाए कि वो जो रकम बाहर से आ रही है वो कहीं पार्क नहीं हो रही, वो ट्रांजिशनल अमाउंट है जो कि लोगों के पास चली जानी है, उनके लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जानी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेस था आपका, जिससे आपको फॉरेन एक्सचेंज आता था या आता है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो रियल टाइम इंक्रीज़ बिल्कुल नहीं हो रही है, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें आपने देखा कि अब ये सिचुएशन आ गई है कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी टैक्सेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों ने मुल्क छोड़ा। फिर आपके एक और मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसमें ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिर आपने देखा कि एक जो सीनियर बिजनेस लीडर हैं एस एम तनवीर साहब, उन्होंने बड़ी डिटेल में मौक़िफ़ बयान किया कि पाकिस्तान में अगर आप टैक्सेशन का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, आप अच्छा मैं शॉर्टली आपसे पहले इसमें ज़रूरी बात, चूंकि आइमा के साथ हमारा यही सेगमेंट है तो मैं चाहूँगा आप तो हजरात टेक्निकली मुझे नईम साहब एक चीज़, ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम FBR क्या है और इतना मरबूत है कि इसको आगे मुख्तलिफ शोबों तक बढ़ाया जाए? देखिए सर, ये एक जो है ना फियर फैलाने वाली बात है। बात यह है कि आप निज़ाम को ठीक करें, आप जो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन को ख़त्म करें, आप इंडस्ट्री को पनपने का मौका दें, उनको काम करने दें। अगर आप उनको चोर समझ लेंगे और पहले टाइम ही उनको कहेंगे, अब आप वो कहते हैं जी हम इसको, पहले उन्होंने कहते हैं हम शुगर इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं, फिर हम टेक्सटाइल पे लगा रहे हैं, अब वो कहते हैं फार्मास्यूटिकल पे लगा रहे हैं। तो आप सोचें लोग कारोबार कैसे करेंगे? लोग तो हर वक्त इसी फेयर में रहेंगे, भाई इसका रिकॉर्ड कैसे रखें, इसको सिस्टम को कैसे करें। ये आप किसी उसको क्या पता है कि कौन सा रॉ मटेरियल जो है उसकी क्या कॉस्ट है, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, ख़ासतौर पर फार्मा सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। ये तो ऐसे नहीं है कि आपने एक वन प्रोडक्ट से वन प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट बना लिया ख़त्म हो गया। या तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मल्टीपल रेटिंग्स हैं, मल्टीपल प्राइसेस हैं, और उनकी डिफरेंट किस्म की जो है ना काइंड्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो इस किस्म की इन्फोर्समेंट जो फियर फैला रही है, जो जिसमें आपका काम करने की जो इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव हो रही है, जिसमें लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। अभी आप देखें पूरे मुल्क में हु एंड क्राई है, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर देखें हर मार्केट एहतजाज कर रही है कि हमारे पास POS लग गया, POS लग गया। वो छोटा सा एक सिस्टम है। अब देखें जब तक आप सोर्स को नहीं कंट्रोल करेंगे, जब तक आपको सोर्स से जो सामान आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो लोग इनपुट कहाँ से लेंगे? इनपुट तो आपको है ही नहीं है। इस पे आपका व्यू है। एक छोटा सा डॉक्टर आयमा, ये चीज़ अच्छा मुझे बताएं, यूके में भी हाई टैक्सेशन है, आप वहाँ रहती हैं, हाई टैक्सेशन है लोगों के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, लेकिन कोई परेशान नहीं है उस हाई टैक्सेशन से, वो भर भी रहा है क्योंकि उसको उसका रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कोई एहतजाज नहीं होता। लोगों को 10 विंडोज़ पे नहीं या 100 विंडोज़ पे नहीं जाना पड़ता, एक जगह टैक्स देते। बिजनेस कम्युनिटी वहाँ इतने हाई टैक्सेशन में कैसे सर्वाइव कर रही है? और हमारे यहाँ जो टैक्सेशन का ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जिसका जिक्र नईम साहब भी कर रहे हैं, इसका निज़ाम मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे हम अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं या हम और परेशानी पैदा कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि डिफरेंट कंट्रीज आर ऑन डिफरेंट स्टेजेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पाकिस्तान का किसी भी या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, तो वो थोड़ा सा मसला यहाँ पे पैदा होता है। द थिंग इज कि आपने ये देखना है कि आपकी इकोनॉमी के लिए क्या करेक्ट टूल है, आपकी क्या ज़रूरियात है और उसको आपने किस तरह फ़रोग़ देना है।
अब पाकिस्तान का मसला ये है, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, it needs a lot of reserves, it needs to employ its unemployed youth and labor, and it needs to make an international market. हमें पाकिस्तान में इंडस्ट्री को फ़रोग देना और हमें अपनी यूथ को किसी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में लगाना है जिससे वो बाहर भी चीज़ें भेजें, मुल्क की भी तरक्की करें। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, अराउंड सेम टाइम हम हुए हैं आज़ाद, मतलब स्टार्ट होना शुरू हुआ। आप बांग्लादेश को देखें, आप वियतनाम को देखें, आप इन कंट्रीज के साथ अपने आप को कंपेयर करें, वहाँ पे आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत कम है। सॉरी, एनर्जी कॉस्ट आपकी कम है। अब उन्होंने अपने करेंसी की वैल्यूएशन ऐसे पॉइंट पे की हुई है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चीज़ को बेचते हैं तो खरीदार को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ये नहीं है कि आज ये वजीर आजम आया तो ये टैक्सेशन है, तो ये इम्पोर्ट पे लग गई है रुकावट, ब्लॉकेज लग गई है, तो इनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो यूथ होती है उनको उस जिस सेक्टर में मुल्क को ज़रूरत है उधर वो उनको डायरेक्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इतनी ज़्यादा है और तालीम मुफ्त नहीं है। सब कंट्रीज़ में प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है, हमने अपनी एजुकेशन पे नहीं तवज्जो दी हुई। फिर हेल्थ सेक्टर फ्री है कि लोगों को अच्छा खाना पीना मिले। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कंट्रोल हो रही। बच्चों को जो नए पैदा हो रहे हैं उनके दिमाग में वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जा रहे जो उनको चाहिए ताकि वो एक हेल्दी एडल्ट्स बने, उनके दिमाग की ग्रोथ प्रॉपर हो। लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं है, सोशल कंडीशंस ठीक नहीं है। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी शुड बी लुकिंग इनटू। फिर जाके अच्छा, हम ये जो ये सर्कुलर देखेंगे कि डेट है, टैक्सेशन का मुझे ये बताएं, आप सारे मिलके पावर सेक्टर पे बात करते हैं, सर्कुलर डेट कम हो रहा है, इसको हम कर्जा लेकर वापस भी कर रहे हैं, ख़त्म भी कर रहे हैं, लेकिन ये दोबारा भी बढ़ेगा, ये कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं है ना। हमारे पास लाइन लॉसेज हैं, दीगर मामला हैं। दूसरा, हम सोलर पॉलिसी पर काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। फिर हम ऑल्टरनेट गैस के जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है उस पर भी नहीं जाते हैं। ये हम कैसे इसको बेहतर करें? इसको असल में रैशनल एक पॉलिसी क्यों नहीं है? ये प्रॉब्लम आपसे जानना चाह रहा हूँ आयमा। मैं बैकवर्ड्स आपके क्वेश्चन देती हूँ। देखिए, सबसे प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री को इन्होंने जो कार्बन कैप्चर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिससे एनर्जी मिले, उस पर भी इन्होंने 30 to 40% टैक्स, जब मैं लास्ट चेक किया तो 25 पे रुक गए, उस पर भी लगा दी ताकि इंडस्ट्री तो कैप्टिव स्टोरेज से भी एनर्जी लेके अपना कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस ना कर सके। उन्होंने इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल किया वो टैक्स लगा के। सोलर की जब बन रही थी पॉलिसीज तो पता नहीं किसने बनाई और किसने नहीं बनाई और क्या देखा। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि पाकिस्तान में डे लाइट आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने धूप दी है तो इतनी ज़्यादा पावर प्रोडक्शन हो जाएगी कि लोग ऑफ ग्रिड चले जाएंगे। जब हाउसेस या हाउस होल्ड या बिजनेसेस ऑफ ग्रिड जाते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको आप पाकिस्तान में लाइन के एक्सपेंसेस कहते हैं उनको कौन बेयर करेगा? वही बेयर करेगा जो सोलर को नहीं अफोर्ड कर सकेगा। तो इट इज डिस्प्रपोर्शनेट प्राइसिंग। तो पाकिस्तान में डिस्प्रपोर्शनेट प्राइसिंग हुई है क्योंकि कैपेसिटी चार्ज, अब कैपेसिटी आधी से ज्यादा आवाम को पता ही नहीं होगा कैपेसिटी चार्ज क्या। अगर आपने 10 गीगावाट का फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री सेटअप कर दिया तो उसकी जो कैपेसिटी चार्ज है दैट हैज टू बी पेड टू द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर आपका, चाहे वो रेंटल पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो हाइड्रो हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर रही है, सारा प्रॉब्लम उससे आया है क्योंकि हमने कैपेसिटी बिल्ड कर दी है लेकिन कैपेसिटी यूजेज नहीं है। क्योंकि बेहतरीन बात, मैं ये आयमा मुझे नईम साहब, कैपेसिटी बिल्ड की है, कैपेसिटी यूजेज का मसला है। देखिए, इस वक्त हमारी तकरीबन जो है 44,000 मेगावाट जो है बिजली की जो है इस वक्त प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और यूजेज हमारा जो है ना वो सर्दियों में शायद कोई 12-13 हज़ार मेगावाट है और समर में हमारा को 20,000 से 30,000 तक है। हमारे पास ऑलरेडी एक सरप्लस बिजली मौजूद है जिसकी किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की। अब जब ये सोलर सिस्टम आ गया तो अगले 5 साल में मेरा ख्याल है कि शायद हम 10,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली अपने सोलर सिस्टम के थ्रू भी ले रहे होंगे, जिससे हमारा जो मेन सिस्टम है वो जो है शायद उसमें कोई ना कोई जो है इश्यूज आना शुरू हो जाए। तो जैसे आयमा ने कहा कि वाकई गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बन रही है तो वाइड रेंज पॉलिसीज़ होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब अल्लाह ताला ने एक सूरज की नेमत को पाकिस्तान में साल में तकरीबन 10 महीने एवरेज सूरज की जो है हमें रोशनी मिलती है, तो अगर उसको हम इस्तेमाल करें तो गवर्नमेंट भी उसको इस्तेमाल करें, विंड की एनर्जी को इस्तेमाल करें, आइडल को इस्तेमाल करें। मैं इस पर आगे भी बात करता हूँ, एक ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर आयमा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। डॉक्टर आयमा मेहदी हमारे इस पहले पार्ट में मौजूद रहीं, आपका बहुत शुक्रिया। नईम सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर हाफिज उस्मान राना साहब माहिर मैशत है, वो भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। बात करेंगे ज़रा
ईरान और अमेरिका की टेंशन को लेके अमेरिका ने जिस तरह से जहाज़ों को पानियों में उतारा, ईरान पर हमले की एक हवा पैदा कर दी है, इससे होने क्या जा रहा है? दुनिया क्यों घबरा रही है? ये ऑयल के मामलात और एलएनजी के मामलात ये क्यों मुश्किल में आ रहे हैं? आबनाए हुर्मज़, क्या ताल्लुक है पूरी दुनिया का इस ऑयल इकोनॉमी को लेकर परेशानी से? इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा ईरान पर हमले की सूरत में आलमी सप्लाई चेन कैसे मुतासर होगी, फिर तवानाई की कीमतें बढ़ने का खदशा है, अफरात ज़र है, दीगर मामलात हैं, फिर जो एलएनजी है उसके बारे में दुनिया का 20% ऑयल और उसके साथ माया गैस एलएनजी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, माया कुदरती गैस, उसका बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मज़ से गुजरता है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज की तरफ जाएंगी तो होगा क्या? पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस पर और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से ख़त्म किया जाए, इसको टाला जाए, इसको डायलॉग में बदला जाए, वरना पूरी दुनिया में ये एक इकनॉमिक एटम बम साबित होगा। और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। कैसे होगा, क्यों होगा, क्या खदशात हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब मौजूद थे पहले से हमारे साथ, अभी मौजूद हैं। डॉक्टर हाफिज़ उस्मान राना साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हाफिज़ उस्मान राना साहब, ये जो पूरी दुनिया को परेशानी है, आबनाए हुर्मज़ का रास्ता बंद होना, एलएनजी का मामला, 20 से 25% दुनिया के ऑयल की सप्लाई इसी रास्तों से होना, ये क्या मामला है सर और कैसे पूरी दुनिया मुतासर होगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अगर हम इस पूरे मामले को एक इलाकाई मौशी जाविये से देखें तो सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि बहरान सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे अगर आप देखें तो मशरिक़ वस्ता और उससे जुड़ी हुई जितनी मईशतें हैं उनके लिए एक इकनॉमिक शॉक वेव बन चुका है। और अब इस सिचुएशन में अब सवाल ये नहीं है कि कौन क्या धमकी दे रहा है, बल्कि ये इसकी जो कशीदगी है वो उसका ये सवाल है कि क्या इसका इकनॉमिक इम्पैक्ट होगा कि नहीं और कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें तो असर जो है वो 3 जगहों पे पड़ता है। एक तो आपके ट्रेड रूट्स पे पड़ता है, फिर आपके ऑयल मार्केट्स पे और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस पे कि मार्केट का कॉन्फिडेंस किधर है। तो अगर आप देखें, सबसे पहले अगर आप बात करें ऑयल की, तो ईरान खुद भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हसास बात है कि ईरान के जो अगर आप देखें जो ख़ित्ता है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पर मौजूद है, जहाँ से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑयल का गुजरता है, तकरीबन 20%। तो इसलिए जैसे ही कशीदगी बढ़ती है और कोई ऐसा इशारा मिलता है तो मार्केट जो है वो फ़ौरन रिएक्ट करती है। अगर आप देखें, हमने पिछले हफ्ते में ये बात वाज़ेह तौर पर देखी है कि जब भी कोई ऐसा तासुर बनता है कि सूरत हाल बिगड़ेगी, तो उससे क्या होता है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ऊपर चली गई, और जैसे ही कुछ बैक चैनल्स पे सिफारती कोशिशों के इशारे मिले तो कशीदगी फिर कुछ कम हो गई और आपने देखा कि प्राइसेस में भी फ़ौरन जो है वो प्राइसेस नीचे आई। अब इससे क्या नज़र आ रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कि मार्केट्स जो हैं वो इस टाइम जंग को नहीं देख रही, बल्कि वो अनसर्टेनिटी को प्राइस कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि अनसर्टेनिटी जो है वो सिर्फ पेट्रोल की कीमत तक महदूद नहीं रहती। जब आप देखें ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव आता है तो उससे क्या होता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, आपकी बिजली की जो लागत है वो बढ़ जाती है, और फिर पूरी अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर एक इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो पैदा होता है। अब इस सूरत हाल में जो खलीजी ममालिक हैं अगर आप देखें तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जंग हो और कशीदगी बढ़े, क्योंकि इस टाइम वो बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, और जो उनके डेवलपमेंट्स के जो मंसूबे हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि खुली जंग हो या कोई तवील जो है वो आपकी कशीदगी जो है वो बरह रास्त उसका जो है मौशी नुकसान हो। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो कतर है, आपका जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, वो ममालिक जो हैं वो डिप्लोमेसी को तरजीह दे रहे हैं और कशीदगी जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी जो अब अगर आप देखें तो इलाकाई सूरत हाल का जो असर है वो ट्रेड रूट्स, शिपिंग्स पर भी पड़ता है, तो इसलिए फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ जाती है और डिलीवरी में भी काफ़ी जो है वो ताख़ीर आती है। अब इस अगली जो तस्वीर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कल की लेटेस्ट अगर आप डेवलपमेंट्स देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो हुआ, ट्रंप ने एक और बोर्ड ऑफ पीस लिया। अब
उसमें जो अहम अंसर है वो वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका का जो ऑयल है वो भी शामिल है, क्योंकि अब ग्लोबल ऑयल मार्केट्स जो हैं वो सिर्फ मशरकी वस्ता से नहीं चल रही, बल्कि वेनेजुएला के जो बतदरीज रास्ते हैं, वहाँ पे जो क्रूड ट्रेड फ्लोज हैं वो भी बदलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वेनेजुएला के ऑयल में इसलिए दिलचस्पी रखता है क्योंकि अमेरिका के जो गल्फ कोस्ट में मौजूद रिफाइनरीज हैं वो ख़ास तौर पर हैवी क्रूड के लिए बनाई गई हैं। तो अगर उनको वेनेजुएला का ऑयल मिल जाता है तो उससे क्या होगा कि जो उनकी रिफाइनरीज है उसके लिए एक तो वो सूटेबल है, और दूसरा उससे ज़्यादा डीजल तैयार किया जा सकता है, और उससे जो है वो रिफाइनरीज जो हैं उनकी वो ज़्यादा मौसर तरीके से चल सकती हैं। तो ये पूरा एक जो तस्वीर है, तभी आप देख रहे होंगे कि जो मेजर पावर्स हैं दुनिया में वो जो है अपनी जो इकोनॉमीज़ हैं उनको शेप कर रही हैं। जहाँ के अगर आप हमारा पड़ोसी मुल्क देखें चाइना, वो भी ईरान से डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस पे ऑयल लेता है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, और अब वो भी मुतासिर हो रहा है। अगर वेनेजुएला वाला ऑयल जो है डॉक्टर उस्मान साहब, ये जो ये वाला चेन है ना, इस पर जरा एक ब्लॉक पर अलग आपसे डिस्कशन करते हैं। नईम साहब, जो भी उस्मान साहब ने कहा, मैं चाहूँगा जरा इस पर करें। उस्मान साहब ने बड़ी डिटेल में तफसील बताई है। बिल्कुल इस वक्त देखें अमेरिकन इकॉनमी है ना, वो लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर ले रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी प्रोग्रामों में एक बात की कि अब दुनिया में ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है या इवन जो एटमी जंग है, इसका खतरा नहीं है। आइंदा जो जंगें होंगी, अगर कोई जंग होती भी है तो मीशत भी होगी, और वो आपने उसकी मिसाल देख ली है कि अमेरिका ने अगर वेनेजुएला पे वो उनके प्रेसिडेंट को पकड़ा है तो जस्ट फॉर द इकोनॉमिक रीज़न। उन्होंने कहा कि 50 मिलियन बैरल पर डे वो वहाँ से ऑयल लेंगे, और जैसे उनकी रिफाइनरी उसको रिफाइन करेंगी, और वो कहते हैं कि हम इसको, हालांकि अमेरिका इटसेल्फ बहुत बड़ी क्वांटिटी उनके पास ऑयल की अपने पास मौजूद है। इसी तरह आपने देखा है कि ईरान जो है वो एक दुनिया में काफ़ी बड़ी प्रोड्यूसर है ऑयल का, और जैसे कि चाइना को भी और कंसेशन रेट पे वो ऑयल बेचते हैं, इस तरह वेनेजुएला भी चाइना को काफ़ी वो ऑयल देता था। तो अमेरिका अभी ये देख रहा है, ओपनली वो कहता है कि हम अपने जो दुश्मनों के साथ जो मुकाबला है वो इकोनॉमिकली करेंगे, और वो इकोनॉमिकली ही इस वक्त सारे मैयर ले रहे हैं। अभी आप देखें कि उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं, अब उन्होंने यूरोप पे भी बात की है, ग्रीनलैंड की बात हो रही है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अपनी जो ताकत को मजबूत करना, अपनी ग्रिप को मजबूत करना, और ख़ास तौर पे अब जो ये ऑयल फैक्टर जो ईरान को भी हमने देखा है ऑफ एंड ऑन काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। और अभी ऑयल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर $4 जो है वो डेंजर टैक्स भी लग गया है। और जैसे अपनाए हरमज से 20% ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, अगर ये वहाँ से नहीं होती और अफ्रीकन ममालिक के थ्रू ये आप ऑयल को लेके जाते तो इवन $2-3 जो है वो ऑयल और पर महंगा हो जाएगा। तो अब देखिए चाइना, जापान, कोरिया, ये वो ममालिक हैं जिनकी ऑयल की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इनका इन्हिसार ऑयल पे बहुत ज़्यादा है। तुर्किया भी इंक्लूड करें इसमें। हाँ, तो तुर्किया भी इसके थे। तो ये सारे जो है ना डिपेंडेंट है। तो अब वो देखना ये है कि अब वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर आप इसको कह सकते हैं। अब ये कोई चक्कर नहीं है कि आप कहेंगे जब किसी पे बम फेंकेंगे, उस पर कब्जा करेंगे। तो वो अमेरिका ये चाहता है कि इकोनॉमिकली वो दुनिया में जो है ना पावरफुल हो जाए, और कोई दूसरा मुल्क उनके इकोनॉमी का मुकाबला ना कर सके। लेकिन इससे जो है इफेक्ट कौन होंगे? हम जो हमारे जैसे तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। और पेट्रोल जो है, ऑयल जो है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इंपोर्ट का। जो 12 से 14 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हम करते थे, वो आज हम शायद 8-9 बिलियन पे आ गए हैं ऑयल की प्राइस कम होने से। अब फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल $66 पर बैरल हो गया है। अगर खुदा ना खासा टेंशन बढ़ती है तो $90 बैरल तक भी जा सकता है। कहा ये जा रहा है $150 फी बैरल तक भी बढ़ सकती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा, अगर हालात कशीदगी हुई तो बढ़ सकता है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन आप देखें, एक दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अब दुनिया में इकोनॉमिक ब्लॉक्स जो है ना वो अलहदा हो रहे हैं। आप देखें मिडिल ईस्ट में भी टेंशन है आपस में मुल्कों की, जो हालात चल रहे हैं। तो आने वाले मुल्कों में अभी यूरोपियन यूनियन जो है वो अलहदा अपनी इकॉनमी की बात कर रहे हैं, अमेरिका अपनी अलहदा बात कर रहा है, रशिया चाइना अपनी अलहदा बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जाएगा तो फ्यूचर में वही कंट्री सक्सीड होगा जो कि सेल्फ सफिशिएंट होगा, रिलायंस करेगा, ये सर्वाइव करेगा, जिसके बाद यहाँ तो
एक्सपोर्ट उसकी जो है वो दूसरे मुल्क की मजबूरी है, या उसके बाद अपने रिजर्वाइज देते हैं कि वो उसको मेंटेन कर सके, कर्टेल कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑयल का जो सेक्टर इस वक्त जो दुनिया में आप टेंशन देख रहे हैं, ये आलमी नक्शे मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि दुनिया किधर जा रही है। टैरिफ लगती हैं तो उन मुल्कों की भी चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी, इम्पोर्टर्स के लिए भी चीज़ें महंगी हो ये जो जाएंगी। आपने अभी टैक्सेशन का जिक्र कर दिया, चले मैं इस पर थोड़ी सी बात और कर जी लेते जी हैं। जी। डॉक्टर हाफिज उस्मान साहब, ये जो वॉर प्रीमियम टैक्स होगा, $4 फी बैरल के, $4 का इजाफा हो जाएगा फी बैरल में, और भी खतरा टैक्स होगा और ये चीज़ें होंगी, फिर 70% कह रहे हैं जी कि महंगाई की रेशो बढ़ जाएगी। मतलब बैन अवी मंडी की बात हो रही है, अगर बैन अवी तौर पर 70% कीमतें अशिया खुरनोश की बढ़ जाती हैं तो ये तो असर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन पर तो पता नहीं कितना पड़ेगा। दूसरा ज़रा बताइए, या चीन, भारत, तुर्किया, रशिया ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे इस सारे मामले में, क्योंकि ये ईरान से ऑयल भी लेते हैं, तो क्या ज़रा इस पर बताइए कि ये ब्लॉक कैसे मुतासिर हो रहा है, इनकी तरफ से क्या सोचा जाएगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो इस सारी सिचुएशन में चीज़ें मुतासिर हो रही हैं वो कमोडिटी मार्केट्स हैं, और कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर जब असर पड़ता है तो उसका जो ऑटोमेटिक जो इम्पैक्ट है वो एक आम आदमी पे जाता है, और उसमें इन्फ्लेशन बढ़ती है और जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। अब अगर ऑयल को देखें तो चीन इसमें बहुत मुतासिर हो रहा है, अगर वेनेजुएला को ऑयल का भी देखें और ईरान के भी देखें, क्योंकि उसे अगर वो सस्ता वेनेजुएला ऑयल कम मिल रहा है तो उसकी वजह से जो उसकी कई रिफाइनरीज हैं जिससे वो चलती थी वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसमें एक बड़ी बात है, जो भारत है वो इस नए निज़ाम में निस्बतन फ़ायदे में नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ओपेक प्लस इस सूरत हाल को मोहतात अंदाज में देख रहे हैं, क्योंकि अगर वेनेजुएला की सप्लाई वाकई बढ़ी तो जो ग्लोबल ऑयल बैलेंस है वो उसमें तब्दीली आ सकती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जैसे अभी बात की हमारे दोस्त ने कि इसके ऊपर भी वाज़ेह असरात पड़ेंगे, अभी तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो जो ऑयल प्राइसेस की जो वॉलेटिलिटी है अगर वो बरकरार रहती है तो उससे क्या होगा कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और सारा दबाव जो है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे आएगा, क्योंकि हम काफ़ी सारा जो तेल है वो इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा हमारी जो इसके ऊपर इम्पैक्ट आने की वो है रेमिटेंसेस, क्योंकि अगर हमारी रेमिटेंसेस हैं वो खलीजी ममालिक से ज़्यादा आती हैं, और अगर वहाँ अगर कोई ऐसी मौशी सूरत हाल ख़राब होती है तो या कोई ऐसी मौशी सुस्त रवि का यानी सुस्त पड़ गई अगर, तो उससे पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला हैं उसके ऊपर असर पड़ता है। और फिर जो हायरिंग नहीं होगी, लोग जा नहीं पाएंगे, शिपिंग कॉस्ट उसके ऊपर मुतासिर होगी, और जो ट्रेड कंपेटिटिवनेस है वो भी मुतासिर होगी, क्योंकि अब हमें पाकिस्तान को माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल चुकी है। इसमें बड़े एहतियात से काम करना पड़ेगा कि अगर हम अपने रीजन में देखें तो जिस तरह वियतनाम ने, बांग्लादेश ने, हमारे पास उनकी मिसालें मौजूद हैं, जिस तरह उन्होंने अपने एसएमईज पे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम किया, तो आने वाले वक्तों में हमें इन सेक्टर्स को पे काम करना पड़ेगा और अपने एक्सटर्नल जो बैलेंसेस हैं उनको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। तो हमें इंपोर्ट्स के जाने की बजाय हम जो हैं वो एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं, ताकि जो है हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, टैक्स इंसेंटिव्स हों। अब जो टैक्स में इंसेंटिव्स अगर आप नहीं देंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ सकेगी। तो इस सारे सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, रिफंड सिस्टम को बेहतर करना है ताकि आपके जो बिजनेसेस हैं वो चोक ना हो जाएं। अभी हुकूमत की तरफ से $60 बिलियन का मैंने देखा है कि एक्सपोर्ट्स का हदफ आ रहा है, जो एक सिमत अच्छी है और दुरुस्त है, लेकिन साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम टेक्सटाइल से निकल रियलिस्टिक है या नहीं, ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है ना डॉक्टर साहब। हम इसीलिए तो बहुत ज्यादा परेशान है कि ये रियलिस्टिक है या नहीं। नईम साहब, इस पे आपका व्यू भी पाकिस्तान को क्या इससे कोई खतरा है? हम डेफिनेटली खतरा तो है नहीं। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल मूवमेंट होती है इकोनॉमिकली, और उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली उन्हीं मुल्कों में पड़ता है ना जो कि इंपोर्ट बेस है। अब पाकिस्तान एक
इंपोर्ट लेड ग्रोथ में हम लोग जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में नहीं हैं। हमें ये कन्वर्ट करना है। अभी जैसे मैंने आपको चाइना की मिसाल दी कि उन्होंने पिछले 70 साल में दुनिया को हैरान कर दिया, नो डाउट। और इसी तरह बांग्लादेश की भी मिसाल ले लें या वियतनाम की मिसाल लें। देखिए वियतनाम एक छोटा सा मुल्क है, 20 साल में एग्जैक्टली तो 2004 और ये 2024 तक का 20 साल के जो एरिया में वो $8 बिलियन से $500 बिलियन की एक्सपोर्ट क्या पे चले किया गए। उन्होंने? क्या किया उन्होंने? दिस इज ये एक सवाल है, एक केस स्टडी है, इसको पूछिए भाई क्या किया उन्होंने। इसी तरह बांग्लादेश को देखें या सिंगापुर को देखें या और मुल्कों को देखें। और आप मैं- सोचें अब वियतनाम के फिर- पास उस तरह की फसलें नहीं है जैसी पाकिस्तान के बिल्कुल पास नहीं है, है। उस तरह के मिनरल्स देखिए नहीं है सर, जैसे पाकिस्तान मैं के कहता पास। हूँ जापान तो $1 का भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, कोरिया भी नहीं करता, लेकिन 99% उनकी आप वो GDP import ग्रोथ करते हैं। देखें। उनकी जीडीपी ग्रोथ देखें। अब मैं अभी रोमानिया के आज एम्बेसडर से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनको देखा कि वो उनके मुल्क में कॉर्पोरेट टैक्स के रेशियो 16% है, 16%। अच्छा। वो ग्रीन एनर्जी उनके पास है, वो एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट है। वो सर आप देखिए ना वहाँ पे गैस भी नहीं है, पानी भी पानी कम में है नहीं। उनकी। वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि जी आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। हमने अजरबैजान के एक डेलीगेशन से मुलाकात की, वो पाकिस्तान में आके टेक्सटाइल मिल वालों को कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के आके टेक्सटाइल लगाएं। सर हम किधर जा रहे हैं? ये बड़ा ख़तरे का निशान है। इसकी तरफ मैं इसलिए निशानदेही कर रहा हूँ कि हम मुख्तलिफ जो वफूद को मिलती हैं, जब वो पाकिस्तान में आगे हमें कहते हैं कि हमारे मुल्क में आगे टेक्सटाइल मिलें लगाएं, हमारे पास 30 टेक्सटाइल मिल्स पड़ी हुई हैं जो आप आके ख़रीद लें, हम आपको लॉन्ग लीज पे दे देंगे। तो हमारे लिए तो बड़ा ख़तरा है। हमारे अपने जो मुल्क में हमारे जो लीडर हैं, बिजनेस लीडर, वो चीख के कह रहे हैं कि हमें फैसिलिटेट करें। आपने एक्सपोर्ट को PTR रजीम से निकाल दिया, आपने इंपोर्टर को PTR रजीम से निकाल लिया, आपका टैक्सेशन का निज़ाम मुनसफाना नहीं है, आप जो है फर्स्ट एजुकेशन लेवल पे उस किस्म के फैसले करते हैं जो 10-10 साल 20-20 साल लोग अपने कारोबार बंद करके उसको भुगतते रहते हैं। तो ये निज़ाम की तस्हीह जब तक आप नहीं करेंगे, सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, तो आप कैसे तरक्की करते हैं? मामला कैसे आप ठीक करेंगे? मैक्रो की बात तो कर रहे हैं डॉक्टर हाफिज साहब, इस पे आपका व्यू। अभी वियतनाम का इन्होंने जिक्र किया, मलेशिया की भी हमारे सामने मिसाल रही है, बहुत बुरे हालात से निकल के दुनिया के बेहतरीन ममालिक में चाइना है, हमारे साथ साथ के मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो किया है, बहुत सारे और मुल्क हैं, खासतौर पे वियतनाम 20 सालों में वो चंद अरब डॉलर से इतने बिलियन डॉलर्स में चले गए। देखिए बात यही है कि उन सब ममालिक ने, जो आप उनका मॉडल देखें, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई इस तरह का नहीं था। उन्होंने स्ट्रेट चीज़ें की कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर उन्होंने जोर दिया, और जो हम अक्सर बात करते हैं आपके साथ भी SME सेक्टर के ऊपर, कि अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, कि जो पाकिस्तान का जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो आपका SME सेक्टर है। अगर आपकी SME सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं करेगा, जो अभी बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहा है, तो हमें आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी। SMEs को कैसे हमने फाइनेंस करना है, कैसे सस्ता फाइनेंस करना है, ये हुकूमत को देखना है। आसान टैक्स का निज़ाम कैसे लेके आना है, ये हुकूमत को देखना है। बिजली और गैस में कैसे रिलीफ देना है। आप हमारे खित्ते में बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही महंगी होगी तो आप कैसे कम्पीट करेंगे अपनी जी। अभी थोड़ी देर पहले हम सारों ने यही डिस्कस किया डॉक्टर साहब, ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें टैक्सेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ये एनर्जी टैरिफ्स, इन चीज़ों को, पावर टैरिफ्स, इसको बहुत माइन्यूटली देखने की और बहुत ज़रूरत है कि अब इस पर काम कर लें, वरना आगे आने वाला टाइम बहुत ख़तरनाक होगा। डॉक्टर हाफिज़ उस्मान साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। नईम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे गुल प्लाजा में इतना बड़ा सानिया हुआ, क्या सीखा हमने, और ताजर रहनुमा जो मौजूद हैं, ताजर कम्युनिटी जो मौजूद है, जो मुख्तलिफ प्लाजाज की यूनियंस हैं, वो इसको कैसे देख रही हैं। क्या उन्होंने उनके ऑनर से या वहाँ के जो जिन्होंने बनाया उनसे बात की, SBCA से बात की, हुकूमत से बात की? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें बताया कि तकरीबन 40 से 50% से भी ज़ायद प्लाजाज उन्होंने खुद देख रखे हैं। तो वो कहने लगे कि इस पर ये सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं लिए गए, ये खुद ख़तरनाक बात है खुद में। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बड़ा अफसोसनाक सानिया, पूरा पाकिस्तान क्या, अब जहाँ पर लोग दिल में दर्द रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा बात हो रही है SBCA को लेकर, फायर सेफ्टी इक़दामात को लेकर और इसके प्लानिंग्स को लेकर, नक्शे को लेकर। उसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि ताजिर बिरादरी और जो बाज़ार की इंतज़ामिया होती है
वो फायर सेफ्टी के मामले में कितनी अलर्ट रहती है, या क्या वो सवालात उठाती है इस चीज़ को लेकर? अगर वो नहीं उठाते तो फिर सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है, अगर उठाते तो शायद ऐसे कई सारे हादसात से बचा जा सकता। ताजिर बरादरी भी बहुत ताकत रखती है। ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट एंड से ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, या जो इदारे इस पर काम कर रहे हैं उनके एंड से ठीक होने वाली है, लेकिन जो लोग दुकानें खरीदते हैं, जो यूनियंस हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हमारे साथ बड़े मारूफ ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब मौजूद हैं। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अतीक मीर साहब, एक तो बहुत अफसोसनाक सानिया हुआ, हम सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मुसलसल इस पर बात भी कर रहे हैं, बड़ा अजीब मामला है। अब तहकीकात होंगी, दीगर चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया अतीक साहब कि इससे मुलिका इसी गुल प्लाजा से जुड़े कुछ और प्लाजाज हैं जहां पर इसी तरह फायर सेफ्टी इसके कोई इकदाम मौजूद नहीं है। अच्छा, अरसे से कारोबार चले आ रहे हैं, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 30-35 साल से है। क्या आप नहीं समझते कि जहां पर SBCA, जिसका हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, वहीं पर ताजिर रहनुमाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को भी बड़े मान्यूटली देखें? आपकी बात वजह है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एहतियात दोनों जानिब होनी चाहिए। और माजी में कोशिशें की गई SBCA की जानिब से भी फायर ब्रिगेड के हक में बयान देना और मार्केटों में सिक्योरिटी, ये फायर सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम, एक सिविल डिफेंस का इदारा उसने नोटिस भी जारी किए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें सारे गाफिल हैं। ऐसा लगता है कि आग का लगना कोई इशू नहीं है, कोई इससे डरता नहीं है जब तक कि ये वाकया ना हो जाए। कराची में जितनी भी मार्केटों में इस किस्म के वाकयात हुए हैं, बदकिस्मती है वहां प्रॉपर इंतजाम नहीं था, कहीं इनिशियल स्टेज पर भी नहीं था। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि एक शख्स अगर सिग्नल तोड़ के गुजर जाता है और उससे कोई दूसरी गाड़ी टकरा जाती है और वो जख्मी हालत में गिर जाता है, तो क्या उसे एम्बुलेंस नहीं चाहिए? क्या उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना चाहिए? हुकूमत भी अपनी हुकूमती समत में अगर आप देखें तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि अब कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है, तो आप देखिए कम से कम यह 300 फायर स्टेशंस और 600 फायर टेंडर्स होने चाहिए। और है कितनी? 31 स्टेशंस हैं और बामुश्किल 43 फायर टेंडर्स हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, ऑन रोड है। तो ये एक बैनुल अक़वामी जो भी एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। तो हुकूमत अपनी भी तो जिम्मेदारी पूरी करे। चलिए, गुल प्लाजा जैसी मार्केटें एहतियाती तौर पर जितने भी फायर सेफ्टी मेजर्स होते भी, तो एक सवाल उठ रहा है कि एक जगह आग लगती है और उससे कोई 300 मीटर दूर वहां भी आग लग जाती है। ये एक सवाल है कि ये ऐसा क्यों हुआ। कई खदशात जन्म ले रहे हैं। इससे तो ये जाहिर होता है कि अगर जो भी मार्केटों में जो एहतियाती तदाबीर हैं उसका एक मरकजी एक जगह होती है, तो जाहिर इतनी बड़ी मार्केट में वो किसी एक से तो दूर होगी। तो इसी तरह ये इस पर जरूर तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज जो मंजर सामने है, पहले अफसोसनाक, उसके बाद हौलनाक और अब इंतहाई अजियतनाक कि जब प्यारों की लाशें भी ना मिल सके, टुकड़ों में लाशें मिल रही हैं। आप देखिए वहां मलबा उठाने के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वफाक कहता है, हमसे कहा जाता, हुकूमत सिंध कहते कि आप देख रहे थे, आप फौरी मदद कर देते। तो क्या इस किस्म के हादसात के बाद हम सियासी स्कोरिंग के गेम में फंस जाएंगे? कौन ठीक करेगा ये फायर ब्रिगेड के इंतजाम को? कौन ठीक करेगा राशि SBA के सिस्टम को? कौन ठीक करेगा? अच्छा, मैं आपसे अगर अतीक मीर साहब भी पूछूं, न्यू प्लाजा बनते हैं,
प्लाजा की यूनियन भी फ़ौरन तश्कील दे दी जाती है, बड़ी ताकतवर ताजर बिरादरी है हमारी। कभी ऐसा आपकी नोटिस में है, कभी ऐसा हुआ हो कि कोई एक प्लाजा बना हो और उसमें एग्जिट डोर्स, फायर सेफ्टी के तमाम इकदाम ना हो और ताजर बिरादरी ने उस प्लाजा को रेंट करने से या उसको अपनाने से इनकार किया? कभी ऐसा हुआ? ठीक है, मैं गवर्नमेंट एंड पे आपसे अलग बात करूंगा, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि सारी हम तो कहते हैं कि 90% से ऊपर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही होती है। लेकिन क्या ऐसा कभी मैं शायद मेरी दानिश में ना हो, कम अकल हूँ, आप मुझे अगर इसके बारे में बता सकें, ऐसा कभी हुआ? देखिए, पुराने ये जिस तरह के पुराने 45 साल पुराना ये प्लाजा है, अब तो लफ्ज था इस्तेमाल होगा। इसी तरह बेशतर मार्केटें, कराची में 80% से ज्यादा मार्केटें कदीम हैं। सही। कदीम तर्ज की मार्केटें, कोई इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते वो लोग। अगर हैं भी तो वो बहुत मामूली हैं, जिस अब फूंक मार के एक शोले को बुझाने वाली बात है। लेकिन दूसरी जानिब मैं देखता हूं कि नई जितनी भी इमारत बनी है उनमें ये तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं, जितने भी प्लाजा नए बने हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसके बाद जो फौरी तौर पर, वक्ती तौर पे आग अगर ना बुझे, कम भी हो जाए, अगर मार्केट के इंतजामी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स के तहत उस पर वक्ती तौर पे वो रोक सकते हैं। लेकिन ये जैसा गुल प्लाजा की मार्केट, प्लास्टिक, कपड़ा, रैगजीन, तो फिर भी आखिरकार तो फायर ब्रिगेड की जरूरत पेश आती है। फायर ब्रिगेड का वहां पहुंचना बर वक्त ये लाजिम है। लेकिन फायर ब्रिगेड अक्सर मार्केटों से काफी दूर, स्टेशंस बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से देखिए ना, कराची एक बहुत वसी, तकरीबन 8-9 हजार मुरब्बा किलोमीटर का शहर है। तो ये 31 स्टेशंस हैं, अब सोचे कितने फासले पर हैं। तो इसलिए उसके बाद फिर ट्रैफिक का इज्तिहाम है। जिस तरह जब दोबारा फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा तो वो नहीं पहुंच सका, वो जिस तरह ग्रीन लाइन का मंसूबा और उसके बाद ट्रैफिक का इज्तिहाम, उसके लिए पहुंचना दुश्वार था। आग को हर वो सहूलत और मौका मिला कि वो फैल जाती, और वो फैली। ठीक है। तो इसी अच्छा अतीक साहब, ये बताएं, कभी आप चूंकि एक मारूफ ताजर रहनुमा है, सारे लोग आपसे कनेक्ट भी रहते, कभी आपने देखा कि SBCA हो, उसने प्लानिंग का जायजा लिया हो, या फायर एंड सेफ्टी के इदारे जो हैं उन्होंने मॉक एक्सरसाइजेस कराई हो, इंस्पेक्शन की गई हो? 40-45 साल चले पुराना प्लाजा, ठीक है, हमें पता है जो कुछ हुआ वो सब। इस तरह के कई प्लाजाज हैं कराची में जो कदीम, क्या इनकी कभी इंस्पेक्शन हुई है? मैंने अर्ज किया कि माजी में सिविल डिफेंस की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे, खुसूसन उन मार्केट्स में जहां इनफ्लेमेबल मटेरियल मौजूद है, जैसे लकड़ी की मार्केट है, या ये प्लाजा है जहाँ कपड़ा और दीगर सामान मिलता है। लेकिन कुछ शर्तों मत से ही काम हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से हो, जिस तरीके से अभी देखे तजावुजात के खिलाफ दुकानें सील कर दी गई, तो फौरी तौर पर एक उसका रद्द-ए-अमल आया, ताजिरों ने काफी हद तक महदूद किया अपने आप को। इसी तरह इस पर ई चालान पर सख्ती आई। आप देखें, सुबह फजर की टाइम भी मैं देखता हूँ सुर्ख बत्ती पे लोग रुके हुए हैं। तो ये काम सख्ती के साथ होना चाहिए, इसमें कभी मुजाहिमत भी नहीं हुई। ये बिल्कुल वक्ती तौर पे महकमा आया, उसने नोटिस जारी किए, सर्वे के लिए इंस्पेक्टर्स आए, उन्होंने बताया, गाइडलाइन दी कि किस तरीके से आपने अपने इलाके में ये काम करना है। लेकिन फिर वो भी ठंडे पड़ गए और ताजिर भी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पर सख्ती होती तो शायद आज बहुत सारे जो अक्सर हम आग के वाकयात देखते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी कुछ हो गया, उससे बचा जा सके। कीमती इंसानी जान, इसको कम से कम बचाने के लिए हर हद तक जाना चाहिए। मारूफ ताजर रहनुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते पीर के रोज़ होगी फिर आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।